नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का ये क्लास काफी धमाकेदार होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि 15 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है और आप लोग जो है सेकंड सीटिंग में एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर 12th कंप्यूटर VVI वायरल क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपका बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, स्पेशल क्लास है ये आप सही बच्चों के लिए। आप लोग को यहाँ पर बता दें कि जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है वो 4 क्लास प्लेयर, आप लोग यहाँ पर नाम को देख सकते हैं। इसको जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग वहां पर जो है PDF वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर जो है पहले देखेंगे। ठीक है, MCQ हमारा क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में देखने वाले हैं, जो कि काफी जबरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर जो है जितने भी प्यारे बच्चे हैं, आप लोग इस क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जम करके एक बार जो है क्लास को शेयर कर देंगे। जो बच्चे नए होंगे इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला सवाल आपका ये कहता है कि C++ में किस डेटा टाइप का उपयोग पूर्ण संख्याओं इंटीजर को जो है संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आपका इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका जवाब लगेगा इंट। ठीक है, इंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। 2 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि C++ में कौन सा ऑपरेटर समानता की जांच करता है। ठीक है, इक्वलिटी को जो है जांच करेगा, कौन सा वो ऑपरेटर हमारा होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, डबल बार जो है हमारा इज इक्वल टू होगा, तो ये हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर में आ जाते हैं। कहता है आपसे यहाँ पर सवाल कि C++ में लूपिंग स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नो लूपिंग स्टेटमेंट जो है हमारा C++ में कौन सा नहीं होगा, तो फॉर व्हाइल स्विच या फिर डू व्हाइल होगा। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आप यहाँ पर स्विच। स्विच जो है वो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 4th नंबर में आ चुका है। कहता है सवाल कि C++ में कौन सा हेडर फाइल इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हेडर फाइल होगा और वो जो है रिक्वायर्ड यहाँ पर होगा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए C++ में। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों राइट आंसर ये हो जाएंगे आयो स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों। सवाल है आपका 5 नंबर में कि C++ में मेमोरी को डायनेमिक रूप से आवंटित करने के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 5वां सवाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग इंग्लिश अगर एग्जाम देंगे आप लोग इंग्लिश में, तो यहाँ पर इंग्लिश प्रश्न भी देख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो 5वां का जवाब हो जाएगा यहाँ पर न्यू। न्यू आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। C++ में जो है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली इन C++, आपका न्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका जवाब बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है C++ में कि 6ठा नंबर में कि C++ में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो जाएंगे आपके प्राइवेट। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि C++ में ऑब्जेक्ट बनाते समय कौन सा फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का 7 नंबर में सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में आता है कि C++ में एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो 8वां का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से सही जवाब लगेगा कंस्ट्रक्टर ओवरराइड। ठीक है, सॉरी ओवरलोडिंग आपका यहाँ पर सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट सवाल आपके सामने 9 नंबर में आ जाता है कि C++ में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या अर्थ है। ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारा C++ में, उसका क्या मतलब होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक रूप इसका जो है बनना। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 10th नंबर सवाल। C++ में कौन सा डेटा टाइप 1 बाइट का उपयोग करता है। ठीक है, 1 बाइट जो है उपयोग करता है C++ में, वो कौन सा डेटा टाइप है हमारा, इंट, फ्लोट, कैर या फिर डबल होगा। 10th का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है कैर। ठीक है, कैर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो 11 नंबर में आ चुका है, कहता है कि C++ में इनलाइन फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 11 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर कोड को छोटा करने के लिए जो है हम लोग इनलाइन फंक्शन का जो है यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 12 नंबर में आ चुका है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 12 नंबर सवाल आपसे ये कहता है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है आपका यहाँ पर कि दिस पॉइंटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है।
तो दिस यहाँ पर पॉइंटर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? 12 नंबर सवाल का ये जवाब होगा आपका क्लास के डेटा को इंगित करने के लिए, ठीक है, क्लास के जो डेटा है उसको जो है यहाँ पर पॉइंट करने के लिए। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 13 नंबर में कि सी प्लस प्लस में कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है? तो यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट वाला जवाब 13 नंबर में ये हो जाएंगे रिटर्न। रिटर्न हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, बाकी इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, फॉर हो गया, ये हमारा जो है कंट्रोल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 14 नंबर में आता है कि सी प्लस प्लस में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर क्लास को डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करने के लिए, ठीक है। क्लास और डिराइव्ड क्लास में जो है एक्सेस के लिए जो है यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टेड जो है एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में आ जाता है। सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्या कर सकता है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे 15 नंबर में सही उत्तर हो जाएंगे क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 16 नंबर में आता है कि वर्चुअल कीवर्ड का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? वर्चुअल कीवर्ड का जो है उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा डायनेमिक डिस्पैच के लिए, ठीक है, डायनेमिक डिस्पैच के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 17 नंबर में आता है कि सी प्लस प्लस में स्टैक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्टैक का जो उपयोग होता है वो हमारा जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर डेटा को लिफो क्रम में स्टोर करने के लिए, यानी जो है लास्ट इन, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट आउट आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पर जो है LIFO, ठीक है, ये हमारा जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में आता है। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 18 नंबर में। सवाल ये कहता है आपसे यहाँ पर कि सी प्लस प्लस में न्यू और डिलीट ऑपरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर जो है 18 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी आवंटित और डी लोकेशन के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं न्यू और डिलीट को, ठीक है। यहाँ पर जो अगर डायनेमिकली मेमोरी का जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, हमें आवंटित करना पड़ेगा, देन यहाँ पर न्यू का यूज करेंगे, डिलीट का ऑपरेशन जो है ऑपरेटर का यूज करेंगे जब डिलोकेशन को यहाँ पर जो है करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 19 नंबर में सवाल कि सी प्लस प्लस में जो है नेम स्पेस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 19 का जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर यहाँ पर नाम टकराव यानी नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है नेम स्पेस जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर में आ चुका है, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 21 से शुरू हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 21 को ही देखेंगे। 21 नंबर सवाल यहाँ पर ये कहता है कि सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? तो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है हमारा सी प्लस प्लस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक क्लास से अधिक एक से अधिक क्लासेस से विरासत में ली जा सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है फ्यूचर में एक क्लास से जो है एक से अधिक जो है क्लासेस को ली जा सकती है, तो उसे हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन नंबर जो है ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला सवाल यहाँ पर 22 में आ जाता है कि सी प्लस प्लस में कौन सा स्टेटमेंट लूप को तुरंत रोक देता है? यहाँ पर 22 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके ब्रेक। ऑप्शन नंबर जो है सी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 23 नंबर में कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के रूप में कार्य करता है? तो स्टैक के रूप में कार्य करने वाला जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर वो कौन है? क्यू, एरे, लिंक्ड लिस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट वाला जवाब ये आपके क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 23 नंबर सवाल जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एरे। एरे जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में आएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 24 नंबर में आता है कि सी प्लस प्लस में टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेम्पलेट का जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर 24 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर कोड पुनः उपयोग करने के लिए, ठीक है। कोड को पुनः जो है उपयोग करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर टेम्पलेट्स का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 25 नंबर में आता है कि सी प्लस प्लस में ट्राई और कैच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्राई एंड कैच जो है हमारे पास एक हमारा जो फंक्शंस होता है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो 25 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। एरर को हैंडलिंग के लिए, जैसे आप लोग एरर यहाँ पर जो है हमारे कोड में आ गया तो उसको जो है हैंडल करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं ट्राई एंड कैच का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 26 नंबर में आपका सवाल है कि सी प्लस प्लस में कौन सा ओवरलोडिंग संभव नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है ओवरलोडिंग संभव नहीं है? तो यहाँ पर 26 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सॉरी सी वाला जवाब आपका राइट होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 27 में आता है कि सी प्लस प्लस में कौन सा ऑपरेटर डायनेमिक मेमोरी डिलोकेट करता है? ठीक है,
तो 27 का जवाब लगाइएगा आप लोग, डिलीट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 28 नंबर में सवाल। ये कहता है कि सी प्लस प्लस में फ्रेंड फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर 28 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 29 नंबर में सवाल की सी प्लस प्लस में न्यू ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में अगर बात करें तो न्यू ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 30 नंबर में कि सी प्लस प्लस में डिलीट ऑपरेटर क्या करता है। तो हमारा जो डिलीट ऑपरेटर होता है वो करता है डायनेमिक मेमोरी डिलोकेट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो है न्यू वो करता है एलोकेट करता है। ठीक है, और हमारा डिलीट जो है वो डीलोकेट करता है। क्या करता है, डीलोकेट। ठीक है, डीलोकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 31 नंबर में कि सी प्लस प्लस में जो है टाइप डिफ का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर 31 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे, नए डेटा टाइप को परिभाषित करने के लिए हम लोग जो है टाइप डेफ का यूज करते हैं, टाइप डेफ का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 32 नंबर में आ चुका है कि सी प्लस प्लस में फंक्शन को किस प्रकार से कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का जवाब क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है कॉल बाय वैल्यू भी होगा और कॉल बाय रेफरेंस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब लगाएंगे आप लोग यहाँ पर दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोथ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों को सही करेंगे। नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 33 नंबर में कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का जो है अर्थ क्या होता है। तो 33 का जवाब हो जाएगा डेटा छिपाना। ठीक है, इसका मतलब होता है डेटा को छिपा देना, डेटा को क्या करना, हाइड करना। ठीक है, हाइड करना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 34 में कि सी प्लस प्लस में दिस पॉइंटर का जो है उपयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताइएगा। दिस पॉइंटर जो होता है उसको पर यूज करने का क्या पर्पस होता है। तो 34 का जवाब हो जाएंगे वर्तमान ऑब्जेक्ट को संदर्भित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि इनकैप्सुलेशन का अर्थ क्या होता है। आप लोग कई बार जो है इनकैप्सुलेशन के बारे में सुने होंगे, तो आप लोग यहाँ पर बताइए इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेटा को हाइड करना। इसका भी मतलब यही होता है, डेटा को क्या क्या करेंगे, हाइड करने के लिए यहाँ पर जो है होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 36 नंबर में कि सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 36 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लागू करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 37 में कि कंस्ट्रक्टर का कब कॉल होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो कब कॉल होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके और यहाँ पर जवाब आपको लगाना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका 37 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट वाला जवाब। ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा देन हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेन इज द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों। 38 नंबर में सवाल है कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके एक ऑपरेटर को नया अर्थ देना। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है, एक ऑपरेटर हमारे पास है और उसको जो है नया अर्थ दे देंगे तो वो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 39 में कि सी प्लस प्लस में कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर सबसे सुरक्षित है, सबसे यहाँ पर क्या है, सिक्योर है। ठीक है, तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। यहाँ पर 39 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका यहाँ पर प्राइवेट जो है सबसे ज्यादा जो है सिक्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिक्योर स्पेसिफायर। देन हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 40 नंबर में कि सी प्लस प्लस में कौन सा डेटा टाइप सबसे अधिक सटीकता प्रदान करता है। तो यहाँ पर 40 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये हो जाएंगे डबल जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 40 क्वेश्चन बताया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के लिए। आप लोग इसको जो है पूरा अच्छा से रट लीजिएगा, पूरा अच्छा से दिमाग में जो है बैठा लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा जो है टॉप यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एकदम VVI प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है समझते हैं सारे बच्चे मिल करके। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर पहला नंबर सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी उप क्या होता है। ठीक है, उप्स जो है ये आपका क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स एक प्रोग्रामिंग शैली है ऑब्जेक्ट और क्लासेस की अवधारणा पर आधारित होती है। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के जो है अवधारणा पर ये आधारित होती है। इसमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस,
पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। ओप्स कोड को अधिक मॉड्यूलर, पुनः उपयोग करने योग्य जो है और स्केलेबल जो है बनाता है। ठीक है, इसको जो है बार बार यूज कर सके इस टाइप का ये जो है हमारा जो है कोड जो होता है वो बना देता है। एंड यहाँ पर जो है स्केलेबल ये होता है। ठीक है, मतलब ये जो है ज्यादा से ज्यादा स्केल करता है। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पर जो हाईलाइट में देख पा रहे हैं, इंकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। आपसे पूछे कि उस में जो है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अब आपको बताना होगा कि इनकैप्सुलेशन यहाँ पर होता है इसमें सर, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, देन एब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और क्लासेस की अवधारणा पर ये जो है काम करता है हमारा ओप्स। ओके, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसका इंग्लिश में भी आप लोग को यहाँ पर आंसर दिया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग paradigm based on the concept of objects and classes. It incorporates encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction to make the code modular, reusable and scalable। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल ये है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में समझते हैं हम लोग यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का फंक्शन होता है जो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनने पर अपने आप कॉल होता है। ठीक है, ये अपने आप कॉल होगा किसी क्लास के ऑब्जेक्ट पर के बनने पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको ये बोलता है, और ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जो है क्या करता है, ये इनिशियलाइज करता है। लेकिन अगर हमारा डिस्ट्रक्टर का बात किया जाए तो डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जाता है। ओके, और यह जो है मेमोरी को मुक्त करता है, मेमोरी को फ्री करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग को कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का जो है मतलब समझ में आ रहा होगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पर क्लियर है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में भी दिया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसका पीडीएफ आप लोग को ऐप पर पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप वहां पर जाकर के, जो बच्चे ऐप में हैं, आप लोग को जो है सारा चीज मिल चुका होगा। और यहाँ पर जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग को जो है ऐप पे सारा चीज अवेलेबल करवाया गया है। ऐप का नाम आपको बता दें कि 4 क्लास फ्लेयर। ठीक है, 4 क्लास फ्लेयर आप लोग का जो है ऐप का नाम है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग जो है पेड नोट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहां पर शुरू में ही कंप्यूटर साइंस दिखेगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई भी मदद चाहिए तो आप लोग यहाँ पर इस नंबर पे भी कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाएगा और इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट, जब ये इनिशियलाइजिंग होगा। क्लियर, तो यहाँ पर अ डिस्ट्रक्टर, जो डिस्ट्रक्टर होता है, इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। जब ये कॉल तब होगा जब ऑब्जेक्ट को डिलीट किया जाएगा। एंड हेल्प्स इन फ्रीइंग द एलोकेटेड मेमोरी, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एलोकेट हुआ होगा मेमोरी, उसको जो है फ्री करने का काम करेगा ये डिस्ट्रक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले हमारे सवाल आपके यहाँ पर सामने आ जाते हैं। 3 नंबर में कहता है कि सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस क्या है और इसके प्रकार क्या है। ठीक है, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस जो है वो क्या होता है। तो इनहेरिटेंस आप लोग देखे थे, इनहेरिटेंस एक उप्स फीचर है। ठीक है, उप्स का हमारा क्या है, ये फीचर है। ठीक है, उप्स आपसे पूछे कि उप्स का क्या फीचर है, तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, है ना, ये सारे चीज आपके आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जिससे एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज और फंक्शंस का उपयोग कर सकती है। माने हमारे पास एक क्लास है, मान के चलिए हमारा घर है, और यहाँ पर एक घर जो है बना हुआ है, इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं। ठीक है, इस घर में काफी चीजें हैं, हमारा फ्रिज है, हमारा जो है लैपटॉप है, बहुत सारी चीज रखे हुए हैं। लेकिन हम एक यहाँ पर और घर बना दिया, और यहाँ पर इसको चाहिए कि फ्रिज से जो है ठंडा पानी ले ले। ठीक है, तो यहाँ से ये लेगा ना, और यहाँ पर जो है हमारे लैपटॉप को यूज कर लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज का यूज करेगा। क्लियर, तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि इनहेरिटेंस एक फीचर है उप्स का, जिससे एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज और फंक्शन को जो है उपयोग कर सकती है। ठीक है, और इसके प्रकार आपको यहाँ पर बताया जाए तो यहाँ पर देखिए, सिग्नल जो है यहाँ पर क्या है, सिग्नल इनहेरिटेंस, या सॉरी सिग्नल नहीं, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, हाइब्रिड हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। ये सारे प्रकार होते हैं इनहेरिटेंस के। आप लोग सारों को, पांचों को जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, 4th नंबर सवाल ये है कि सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे बेस जो है क्लास में यहाँ पर जो है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बेस क्लास में क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। क्लियर,
ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे बेस क्लास में जो है डिफाइन किया जाता है और जो है इसे डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड किया जाता है। यह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है और वर्चुअल कीवर्ड द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो है वर्चुअल फंक्शन के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश का जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। 5th नंबर सवाल है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है वो क्या होता है? C++ में अगर बात करें हम लोग, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का उपयोग मौजूदा ऑपरेटरों को नई कार्य का जो है क्षमता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास जो है ऑपरेटर जो रहेंगे हमारे कोड में, उसको जो है और ज्यादा जो है क्षमता प्रदान किया जाएगा, उसको कैपेसिटी दिया जाएगा, वर्क कैपेसिटी। ठीक है, एंड ताकि वे उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकारों का पर जो है काम कर सके। हमें जो है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारे यूज में आ रहे हैं उसको जो है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम में आ सके, वो काम कर सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यहाँ पर जो है डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है डीबीएमएस से कुछ प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डीबीएमएस क्या होता है, सबसे पहले यही सवाल है। और डीबीएमएस जो है ये क्या होता है, यह जो है क्यों आवश्यक है ना? तो ये आपके जो है दो सवाल एक ही में आ जाता है। तो देखिए डीबीएमएस का मतलब ये होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंग्लिश में बोले हिंदी में बोले बात बराबर ही है, और एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो डीबीएमएस है हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर, प्रतिबंधित और पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब डेटा को स्टोर करेगा और जो है प्रबंधित करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सुरक्षित रखेगा, सिक्योर रखेगा, और पुनः प्राप्त करने मतलब रीयूजेबल ये कंटेंट होगा, मतलब जो है रीयूज में आ जाएगा। ठीक है, उसमें मदद करता है हमारा डीबीएमएस। एंड यहाँ पर यह डेटा को सुरक्षा, अखंडता और कुशलता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आपके आवश्यक क्यों है? तो आप लोग को ये जो है सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है, अखंडता मतलब ये जो है बिखरेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, और यहाँ पर कुशलता ये जो है बहुत ही आसानी से आपको जो है यूज में लाया जा सकता है। तो इसके लिए जो ये आपका डीबीएमएस काम में आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आवश्यक जरूरी चीज हो गए हैं आपके डीबीएमएस से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डीबीएमएस जो है हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करेगा स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव करने के लिए जो डेटा इफिशियंटली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये काम में आएगा। ठीक है, इट इनहांस डेटा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इफिशियंसी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर क्या होता है? काफी बार आप लोग का सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का मतलब जो है आपका क्या होता है, इसके में दोनों में जो है क्या अंतर है, जो है कॉमन डिफरेंस क्या होंगे। तो यहाँ पर एक तरफ आप लोग का डीबीएमएस का जो है यहाँ पर लिखा गया, एक तरफ आरडीबीएमएस है जो कि टेबल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि डेटा को फाइल्स में स्टोर करता है, जो डीबीएमएस होता है वो डेटा को फाइल्स में स्टोर करता है, लेकिन हमारा आरडीबीएमएस जो होता है वो डेटा को जो है टेबल्स में स्टोर करता है। ठीक है, टेबल बना करके इस प्रकार से, जिस तरह से ये टेबल बना हुआ उस प्रकार से ये जो है स्टोर करता है। यहाँ पर डीबीएमएस के बारे में बात करें तो डेटा रिलेशनल नहीं होता। ठीक है, डेटा जो है रिलेशनल नहीं होता, लेकिन हमारे आरडीबीएमएस में डेटा जो है रिलेशनल होता है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो है सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो होता है डीबीएमएस में ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आरडीबीएमएस ये नॉर्मलाइजेशन का जो है समर्थन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है तीनों चीजों के बारे में समझ गए। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा। बाकी यहाँ पर आपका आ चुका है अगला प्रश्न 8 नंबर में कि ई आर मॉडल क्या है। ई आर मॉडल जो होता है वो क्या होता है? ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर जो है इंटिटी, इन टीटी, ई का मतलब हो गया, और यहाँ पर जो है रिलेशनशिप, आर का मतलब हो गया क्या? रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंटिटी रिलेशनशिप जो है इसका मॉडल डेटा को इंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप के रूप में दर्शाने के लिए जो है तरीका है। ठीक है, ई आर मॉडल जो है हमारा ये क्या कहता है कि ई आर मॉडल इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है रिप्रेजेंट करेगा जो कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है एकदम, 2 लाइन का है, आप लोग बढ़िया से याद रख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है तो, और इसके प्रकार क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन डेटा को रिटेंडेंसी कम करने और डेटा अखंडता बनाए रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, रिटेंडेंसी मतलब यहाँ पर जो है जो डुप्लीकेसी हो रहा है उसको जो है यहाँ पर कम करने के लिए, और डेटा अखंडता मतलब डेटा जो है यहाँ पर इधर उधर ना जाए और बढ़िया से जो है सुसज्जित तरीके से रहे, इफिशियंटली जो है बना रहे, इसके लिए जो है यह काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके प्रकार का बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन, 4 प्रकार का दिख रहा होगा। 1F है, NF, जिसको 1NF का मतलब काफी बच्चों को 1NF में जो है दिक्कत होता है कि ये आखिर है क्या, कौन सी बला है ये। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये होता है 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म,
3NF जो है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा, और यहाँ पर BCNF जो है बॉय की कोड नॉर्मल फॉर्म आपका होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 10th नंबर सवाल ये है आपका कि एसिड प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है। एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए एसिड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10th नंबर सवाल को देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर जो है देखिए एसिड प्रॉपर्टीज किसी ट्रांजैक्शन की अखंडता बनाए रखने की के लिए जो है होती है। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे आप जो है एक आपके पास एक डिवाइस है, आपके पास फोन पे है, मोबाइल में जो है फोन पे, आपका पेटीएम या फिर कोई भी जो है पेमेंट मोड है आपके पास, आप यहाँ पर जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे पेमेंट किए हैं। ठीक है, उसी के बीच में हमारे जो है यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी जो होता है, ये प्रॉपर्टी हमारे जो है ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली अच्छे तरीके से इफिशिएंट वे में जो है सक्सेसफुल करने के लिए ये काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिसिटी जो है पूरी ट्रांजैक्शन या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि पूरा ट्रांजैक्शन जो है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है डेटा की स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, डेटा जो हमारा होता है वो इसका स्थिरता जो है बना रहता है, यहाँ पर स्टेबल रहता है वो। ठीक है, आइसोलेशन ये है हमारा कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन अलग से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर हमारा जो है ट्रांजैक्शन अभी जो है 5 रुपये भेज दिए, फिर दूसरा बार में 10 रुपये भेज दिए, तो हमारा प्रत्येक हर एक ट्रांजैक्शन जो होगा वो अलग से जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर चाहेंगे कि हम मोनू को भी 10 रुपये भेज दें, सोनू को भी 10 रुपये भेज दें एक ही टाइम पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहाँ पर जो है एक को भेज देना है, फिर दूसरे सेकंड में अगर भेजना चाहें तो आप दूसरे सेकंड में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, आइसोलेशन। और यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी का बात करें तो ट्रांजैक्शन के बाद डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो हमारा होता है, जब ये सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो आपको एक मैसेज शो करेगा कि आपका जो है पेमेंट पूरा हो चुका है। ठीक है, ये ड्यूरेबिलिटी हमारे जो है सुरक्षित यानी सिक्योरिटी भी प्रदान करता है ये। ठीक है, चलिए ये चीज आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी हमारे पास जो है इंग्लिश में भी ये जो है क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग को ये पीडीएफ जो है कहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो है 4 क्लास फ्लेयर मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा। ठीक है, आप यहाँ पर जो इस 4 क्लास प्लेयर को जो है डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो आप लोग जो है 7667671300 पे आप लोग कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। और एक और आपके लिए सुविधा है कि आपका जो है ये फॉर स्टडी पावर के चैनल पर, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में सेकंड वीडियो आपका जो होगा उसको आप लोग पूरा देख लेंगे, तो आपको 4 क्लास फ्लेयर में जो है कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, और आप लोग को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो पूरा जानकारी वहां पर दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, 2 मिनट का वीडियो है वो, आप लोग को जो है सारा चीज मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वाले क्लास के साथ हम लोग जो है मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चे को।